हेलो स्टूडेंट्स, मैं जसप्रीत सिद्धू आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन सीरीज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना महामारी यानी कोविड-19 के कारण सरकार ने 31 जुलाई तक शिक्षण संस्थानों को बंद करने के जो आदेश दिए हैं, तो इस विपरीत परिस्थिति में विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न न हो, यानी उनकी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखने के लिए मैं आपके सामने साइंस का एक टॉपिक कक्षा 10 का विज्ञान का तीसरा लेसन जेनेटिक्स करवाने जा रहा हूं। तो अपने देखते हैं, आज अपने पढ़ेंगे अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी क्या है, इसके बारे में अनुवांशिकी क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा और इसकी डिटेल तक अपने जाएंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं अनुवांशिकी क्या है। अनुवांशिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अपने अनुवांशिक लक्षणों के संचरण तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम अनुवांशिकी कहते हैं। तो इसके अंदर अपने पास दो शब्द आए हैं। अनुवांशिकी परिभाषा देखें इसकी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक लक्षणों के संचरण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, इसे हम अनुवांशिकी कहते हैं या जेनेटिक्स कहते हैं। अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। हाँ, तो इसके अंदर अपने पास दो शब्द आए हैं, एक तो अनुवांशिक लक्षण और दूसरा है विभिन्नताएं। अनुवांशिक लक्षण एवं विभिन्नताएं, तो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों के संचरण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसके अंदर अपने पास दो शब्द आए, एक तो है अनुवांशिक लक्षण और दूसरा है विभिन्नताएं। तो इनको हम देखते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले अनुवांशिक लक्षण, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, ऐसे लक्षणों को हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे कि आंखों का रंग, बालों का घुंघराला होना या बालों का रंग, ये ऐसे लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। तो इन सभी लक्षणों को अपने क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इनके संचरण का अध्ययन जिस शाखा के अंदर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। दूसरा शब्द है विभिन्नताएं या वेरिएशंस। विभिन्नताएं क्या होती है, तो विभिन्नताएं एक ही जाति के जीवों में पाया जाने वाला जो अंतर है, उस अंतर को हम विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे कि अपने मानव के अंदर देखें, सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ अंतर होता है। जो दो सगे भाई होते हैं या जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी सेम नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ अंतर होता है। तो इस अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं या विभिन्नताएं कहते हैं। तो परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों के संचरण और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं और विभिन्नता क्या होती है। अब मैं बताऊं कि विभिन्नता उत्पन्न कैसे होती है। विभिन्नता लैंगिक जनन के द्वारा जो अर्धसूत्री विभाजन की जो घटना होती है, उसमें एक स्टेप आता है जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर का। तो उसमें क्या होता है, गुणसूत्रों के अंदर जीनों का आदान प्रदान होता है। तो अलग अलग पेरेंट्स से जीनों का आदान प्रदान होने के कारण विभिन्नताएं हैं वो उत्पन्न होती हैं और एक ही जाति के जीवों में वो अंतर आ जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। तो अनुवांशिकी की परिभाषा आपने देख ली। अनुवांशिकी शब्द का जो प्रयोग है यानी जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग बेटसन ने किया था। बेटसन ने 1905 में किया था।
अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन ने 1905 में किया था। जेनेटिक्स शब्द है वो एक ग्रीक भाषा के जीन शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के जीन शब्द से इसकी उत्पत्ति है वो हुई है जेनेटिक्स की। तो इसकी परिभाषा आपने देख ली। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग है वो बेटसन ने 1905 में किया था। अब एक शब्द आता है वंशागति, वंशागति या फिर हेयरडिटी, वंशागति या हेयरडिटी, ये क्या होती है इसको देखते हैं। वंशागति आनुवंशिक लक्षणों के संचरण की जो प्रक्रिया है, आनुवंशिक लक्षणों के संचरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है। आनुवंशिक लक्षणों के संचरण की प्रक्रिया। आनुवंशिक लक्षणों के संचरण की प्रक्रिया वंशागति कहलाती है। वंशागति शब्द यानी हेरिडिटी शब्द का जो प्रयोग है, हेरिडिटी शब्द है वो सन 1863 में स्पेंसर ने दिया था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का गमन या इसके संचरित होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है। तो ये अपने पढ़ा अभी जेनेटिक्स का जो परिचय है वो इसकी परिभाषा आपने पढ़ ली जेनेटिक्स शब्द के बारे में, और उसके बाद में एक शब्द आया है वंशागति, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखें अपने आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी का जो गहन अध्ययन है वो ग्रेगर जोहन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जोहन मेंडल ने, इसी कारण उनको अपने आनुवंशिकी का जनक बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जोहन मेंडल को कहा जाता है। तो उनका अपने जीवन परिचय देखते हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपने प्रयोग किए और किस प्रकार से उनके प्रयोगों का निष्कर्ष निकाला और उनका क्या परिणाम निकला, उनके बारे में अपने अभी देखते हैं। अभी अपने पढ़ेंगे ग्रेगर जोहन मेंडल। इनको अपने कहते हैं आनुवंशिकी का जनक। आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जोहन मेंडल। इनके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो ग्रेगर जोहन मेंडल का जो जन्म है वो 22 जुलाई 1822 को, इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के हेजनडोर्फ प्रांत और गांव का नाम था सिलीसियन ग्राम के अंदर हुआ था इनका जन्म। सिलीसियन गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। इन्होंने सन 1842 में दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त इन्होंने की। इसके पश्चात ये 1843 में, सन 1843 के अंदर ये ब्रून शहर चले गए। ब्रून शहर में एक चर्च के अंदर, चर्च में पादरी इनको नियुक्त किया गया। चर्च के अंदर पादरी इनको नियुक्त किया गया। तो उस चर्च के अंदर एक उद्यान था और उस उद्यान में उद्यान मटर के ऊपर इन्होंने अपने प्रयोग है वो प्रारंभ किए थे। इन्होंने जो अपने प्रयोग है वो किसके ऊपर किए थे? उद्यान मटर। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पाइसम सेटाइवम। इसके ऊपर इन्होंने अपने प्रयोग है वो प्रारंभ किए थे। इन्होंने अपने जो प्रयोग है वो सन 1856 में प्रारंभ किए थे। 1856 में इन्होंने प्रयोग शुरू किए और 1863 तक, यानी 7 वर्षों तक
7 वर्षों तक इन्होंने अपने प्रयोग है वो मटर के ऊपर किए थे। इसके पश्चात इन्होंने इनके प्रयोगों का जो परिणाम निकला या जो निष्कर्ष निकला उनको सन 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समकक्ष शोध पत्र के रूप में इन्होंने अपने प्रयोगों को प्रस्तुत किया। अब इस संस्था ने, इस सोसाइटी ने 1866 में मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनको एक वार्षिकी के अंदर प्रकाशित किया और जिसका शीर्षक था पादप संकरण पर प्रयोग। 1866 के अंदर पादप संकरण पर प्रयोग, पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से, इस शीर्षक के द्वारा इन्होंने उस वार्षिकी में प्रकाशित करवा दिया। वार्षिकी के अंदर इन्होंने प्रकाशित करवा दिया और इसके पश्चात 6 जनवरी 1884 को 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। मेंडल है वो दुर्भाग्यशाली था कि इसके नियमों को प्रसिद्धि मिलने से पहले इनकी है वो मृत्यु हो गई। इसके पश्चात में 35 वर्षों तक इनके जो नियम है वो उपेक्षित रहे और सन 1900 के अंदर 3 साइंटिस्ट थे, 3 वैज्ञानिक, जिन्होंने मेंडल के समान कार्य करते हुए मेंडल के बराबर निष्कर्षों पर पहुंचे और सन 1900 के अंदर, सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज कर दी। मेंडल के जो नियमों की पुनर्खोज है वो कब हुई थी? सन 1900 के अंदर हुई थी। सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई थी और पुनर्खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो 3 वैज्ञानिक थे। एक तो थे पोलैंड का ह्यूगो डीब्रिज, पोलैंड का ह्यूगो डीब्रिज। दूसरा वैज्ञानिक था जर्मनी का कार्ल कोरेंस, जर्मनी का कार्ल कोरेंस। और तीसरा वैज्ञानिक था ऑस्ट्रिया का एरिक वॉन शेरमक। ऑस्ट्रिया का एरिक वॉन शेरमक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के समान कार्य करते हुए और उन्हीं के समान निष्कर्षों पर पहुंचे और सन 1900 के अंदर मेंडल के नियमों की वो पुनर्खोज कर दी। तो इस प्रकार से मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई। तो मैं ग्रेगर जोहन मेंडल के जो जीवन परिचय या जीवनी है उसके बारे में मैं दोबारा से बताता हूँ कि ग्रेगर जोहन मेंडल, सबसे पहले तो अपने को ये याद रखना है कि इन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अनुवांशिकी के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए और उनके निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने अपने नियम दिए, जिसे मेंडलवाद कहा जाता है, मेंडलिज्म। इनका जो जन्म है वो 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया शहर के हेजनडोर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव के अंदर हुआ था। इन्होंने सन 1842 के अंदर दर्शन शास्त्र के अंदर फिलोसफी में इन्होंने एमए की डिग्री है वो प्राप्त की। इसके पश्चात ये 1843 में ब्रून शहर चले गए। वहां पर इनको एक चर्च के अंदर पादरी की उपाधि है वो दी गई, पादरी के पद पर इनको नियुक्त किया गया। इन्होंने उस चर्च में बने उद्यान के अंदर जो मटर थी उनके ऊपर इन्होंने अपने प्रयोग है वो शुरू किए। उद्यान मटर के ऊपर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। इन्होंने अपने प्रयोग है वो 1856 में प्रारंभ किए थे और 1863 तक, यानी 7 वर्षों तक इन्होंने मटर के ऊपर है वो प्रयोग किए थे। 1865 में अपने प्रयोगों
के द्वारा जो निष्कर्ष निकले या जो परिणाम निकले थे उनको एक शोध पत्र के रूप में, शोध पत्र के रूप में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समकक्ष इन्होंने रखे। और इस सोसाइटी ने 1866 में मेंडल के प्रयोगों को पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से एक वार्षिकी केंद्र प्रकाशित करवा दिया। इसके पश्चात 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई और उसके बाद में 35 वर्षों तक जो मेंडल के नियम है वो उपेक्षित ही रहे। और उसके पश्चात 3 वैज्ञानिक, एक तो था हॉलैंड का ह्यूगो डिब्रिज, दूसरा था जर्मनी का कार्ल कोरेंस और तीसरा था ऑस्ट्रिया का एरिक वॉन शेरमर। ये तीनों वैज्ञानिक मेंडल के बराबर कार्य करते हुए उन्हीं के समान निष्कर्षों पर पहुंचे और सन 1900 के अंदर मेंडल के नियमों की वो पुनर्खोज कर दी। तो अपने याद रखना है कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज वो कब हुई थी, वो सन 1900 के अंदर हुई थी। तो ये था मेंडल का जीवन परिचय या जीवनी, उन्होंने किस प्रकार से कार्य किए उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण तो बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवंशिकी के ऊपर प्रयोग किए थे, लेकिन सफल मेंडल ही हुआ था। तो इसके पीछे बहुत से कारण थे, तो उन कारणों को अपने जानते हैं कि मेंडल ही सफल क्यों हुआ था। तो अपना टॉपिक है मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण। तो मेंडल की सफलता का जो पहला कारण है वो है कि इन्होंने पादप का चुनाव है वो सही तरीके से किया था, यानी इन्होंने मटर का पौधा चुना। पहला कारण है मटर के पौधे का चयन। सबसे प्रमुख कारण यही रहा। शायद अन्य कोई पौधा चुन लेता तो शायद मेंडल सफल नहीं होता। इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया, इसी कारण यह सफल हुआ। और मटर का पौधा ही क्यों चुना इसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कारण यह था कि इन्होंने मटर का पौधा चुना। दूसरा कारण इनका रहा कि इन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। यह मेंडल की सफलता का दूसरा कारण था कि इन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण का F3 पीढ़ी तक इन्होंने अध्ययन किया था और उस प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष निकले थे उनका इन्होंने सही तरीके से, सावधानी तरीके से उनका विश्लेषण भी किया था। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण अपने देखते हैं कि इन्होंने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया था। सांख्यिकीय विश्लेषण यानी इन्होंने जो अपने नियम थे वो इनके गणितीय रूप में थे और इन्होंने उनका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप है वो निकाला। तो ये था इनकी सफलता का तीसरा कारण। दोबारा से अपने देखते हैं मेंडल की सफलता के जो कारण है उसमें पहला कारण था कि मेंडल ने मटर का पौधा चुना। दूसरा कारण था कि इन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। और तीसरा कारण है कि इन्होंने अपने प्रयोगों से प्राप्त जो निष्कर्ष थे उनका सांख्यिकीय विश्लेषण किया था। तो ये थे मेंडल की सफलता के कारण। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना।
नेक्स्ट टॉपिक है अपना, मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना। मटर के पौधे में ऐसी क्या विशेषताएं थी जिसके कारण मेंडल ने इसी पौधे को चुना। पौधे तो बहुत सारे होते हैं, मटर का पौधा ही क्यों चुना गया, तो इसका अपने कारण देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी विशेषता थी। तो मटर के अंदर पहली विशेषता ये थी कि इसकी जीवन अवधि है वो छोटी होती है, जीवन अवधि छोटी। पहला इसका कारण है जीवन अवधि छोटी होती है, यानी अपने एक वर्ष के अंदर यानी कम समय में इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन है वो अपने कर सकते हैं, जिसके कारण मेंडल ने मटर का पौधा है वो चुना। जीवन अवधि छोटी होने के कारण कम समय में अपने कई पीढ़ियों का अध्ययन है वो इसका किया जा सकता है। यदि मेंडल मटर की जगह बरगद का पेड़ चुन लेता तो शायद अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसकी जीवन अवधि वो बहुत ज्यादा लंबी होती है। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि इसके जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। पुष्प क्या होते हैं इसके? द्विलिंगी। तो द्विलिंगी होने का फायदा ये है कि इसमें अपने स्वपरागण करा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने परपरागण भी करवा सकते हैं। स्वपरागण और परपरागण, स्वपरागण और परपरागण है वो दोनों इसके अंदर अपने करवा सकते हैं। परपरागण है वो विभूषण तकनीक के द्वारा किया जाता है। विभूषण तकनीक, ये अपने स्वपरागण क्या होते हैं और परपरागण क्या होते हैं अपने छोटी कक्षाओं में पढ़ लिया होगा। दोबारा से अपने देखते हैं कि स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण होता है कि एक ही पुष्प के परागकणों को उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक अपने पहुंचा करके जो संकरण करवाते हैं उसको अपने क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण होता है एक पुष्प के परागकणों का किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचाना, वो कहलाता है परपरागण। तो ये पुष्प, मटर के जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होने के कारण इसमें अपने स्वपरागण भी करवा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर विभूषण तकनीक के द्वारा अपने इसमें परपरागण भी करवाया जा सकता है। विभूषण तकनीक क्या होती है वो देखते हैं अपने। विभूषण तकनीक होती है कृत्रिम रूप से किसी पुष्प के पुंकेसरों को हटाना, कृत्रिम रूप से किसी पुष्प के पुंकेसरों को हटाना। जैसे अपनी ये कोई पुष्प है और ये इसके ये उसके क्या है? पुंकेसर है। ये वर्तिकाग्र हो गया, ये बीच वाली वर्तिका, ये अंडाशय और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, और ये इसकी क्या है? पुंकेसर है। तो विभूषण तकनीक अपने देखते हैं कि कृत्रिम रूप से किसी पुष्प के पुंकेसरों को हटाना क्या कहलाता है? विभूषण कहलाता है, जिसके कारण अन्य पुष्प के जो लक्षण है वो इसके अंदर उत्पन्न है वो नहीं होते हैं। तो पहली चीज थी कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, इसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो पहली चीज थी कि इसकी जीवन अवधि है वो छोटी होती है, यानी कम समय के अंदर इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन है वो अपने कर सकते हैं। दूसरी चीज कि इसके जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। तो द्विलिंगी होने के कारण इसमें अपने स्वपरागण भी करवा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर परपरागण है वो भी करवाया जा सकता है। तीसरा कारण इसका देखते हैं कि इसके जो लक्षण होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है स्पष्ट विपर्यासी लक्षण। मटर के अंदर जितने भी लक्षण होते हैं वो सारे क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं और विपर्यासी लक्षण होते हैं। विपर्यासी लक्षण यानी एक दूसरे का विपरीत होना, जैसे कि लंबा बोना। तो इन लक्षणों को अपने बोलते हैं विपर्यासी स्वरूप या विपर्यासी लक्षण। तो इसके जो लक्षण थे वो क्या थे? स्पष्ट विपर्यासी लक्षण थे। मटर के अंदर कुल 34 विपर्यासी लक्षण होते हैं। 34 विपर्यासी लक्षण होते हैं, जिनमें से मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षणों को चुना था। कुल कितने लक्षण चुने गए? 7 विपर्यासी लक्षण।
तो वो 7 विपर्यासी लक्षण कौन से होते हैं उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। मटर के अंदर जो 7 विपर्यासी लक्षण जो मेंडल ने चुने थे उसमें अपने देखते हैं। पहला है पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई। तो पादप की ऊंचाई के अंदर अपने दो चीजें हैं। एक तो लक्षण होते हैं प्रभावी लक्षण और दूसरा है अप्रभावी लक्षण। वो क्या होते हैं उसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। तो पादप की ऊंचाई के दो विपर्यासी स्वरूप हैं। एक तो हो गया प्रभावी और दूसरा हो गया अप्रभावी। तो इनके जो अलग अलग विपर्यासी स्वरूप है वो अपने देखते हैं। पहला लक्षण था पादप की ऊंचाई, तो इसके दो होंगे। प्रभावी हो गया लंबा और अप्रभावी हो गया बौना। ये था पहला लक्षण। मेंडल के द्वारा चयनित 7 लक्षणों के अंदर से पहला लक्षण था पादप की ऊंचाई। पादप या तो लंबा होता है या बौना होता है। दूसरा पुष्प की स्थिति। तो पुष्प की स्थिति के भी दो विपर्यासी स्वरूप हैं। एक तो है कक्षीय, प्रभावी हो गया इसका कक्षीय, और दूसरा हो गया अग्रस्त। यानी पुष्प या तो कक्षकों के अंदर लगते हैं या फिर अग्रस्त लगते हैं। तो ये दो स्वरूप हो गए इसके, प्रभावी और अप्रभावी। तीसरा है पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, तो मटर के अंदर दो प्रकार के पुष्प होते हैं। एक तो बैंगनी कलर के होते हैं, दूसरे सफेद कलर के होते हैं। तो इसमें जो प्रभावी था वो था बैंगनी और अप्रभावी है वो है सफेद। चौथा जो लक्षण है वो है फली की आकृति। फली की आकृति, तो मटर की जो फली होती है वो दो प्रकार की होती है। या तो फूली हुई होती है या फिर संकीर्णित होती है। फूली हुई यानी सीधी एकदम से, और संकीर्णित होती है इस प्रकार से। ये फूली हुई हो गई और ये क्या हो गई, संकीर्णित हो गई। तो इसमें जो प्रभावी लक्षण था इसका वो है फूली हुई, और अप्रभावी है वो संकीर्णित या फिर सिकुड़ी हुई। संकीर्णित या फिर सिकुड़ी हुई। पांचवा जो लक्षण है वो है फली का रंग। फली का रंग। फली का रंग, फली के दो प्रकार के कलर होते हैं। इसमें प्रभावी है इसका हरा। फली का रंग जो प्रभावी है वो है हरा और अप्रभावी है वो है पीला। छठा जो लक्षण है वो है बीज की आकृति। बीज की आकृति, तो बीज की आकृति है वो दो प्रकार की है। एक तो गोल, मटर के जो बीज होते हैं वो या तो गोल होते हैं या फिर होते हैं झुर्रीदार। और लास्ट जो सातवां लक्षण है मेंडल के द्वारा चयनित 7 लक्षणों में जो सातवां लक्षण है वो था बीज पत्र का रंग। बीज पत्र का रंग। बीज पत्र का रंग वो है वो पीला। प्रभावी लक्षण है वो है पीला और अप्रभावी है वो है हरा। तो ये थे मेंडल के द्वारा चयनित 7 लक्षण। इसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों को मैंने अलग अलग बताया। तो 7 लक्षण दोबारा से देखते हैं। पहला था पादप की ऊंचाई, दूसरा पुष्प की स्थिति, तीसरा पुष्प का रंग, चौथा है फली की आकृति, पांचवा है फली का रंग, और छठा बीज की आकृति, और सातवां बीज पत्र का रंग। तो ये मेंडल ने मटर के अंदर 7 विपर्यासी लक्षणों को चुना था और इन्हीं लक्षणों को आधार मान करके इन्होंने अपने प्रयोग वो किए थे। और अपने प्रयोगों से इन्होंने जो निष्कर्ष निकले थे या जो परिणाम निकले थे उनके आधार पर उन्होंने अपने नियम दिए थे।
तो जो नियम है और जो प्रयोग है वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आज इतना ही। मैंने आपको बताया अनुवांशिकी का परिचय, ग्रेगर जोहान मेंडल का परिचय बता दिया, और उसके बाद में मेंडल की सफलता के कारण कि मेंडल सफल क्यों हुआ था, और उसके बाद में मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया।